चलिए आइए, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए, तो आपको जो है अनुच्छेद बता रहे थे। क्या बता रहे थे? और भारतीय पॉलिटी को जो है अनुच्छेद के आधार पर ही खत्म करने के विषय में हम आपको बताएं, यही ना बताएं। और अभी तक में जो है अनुच्छेद 55 तक बताए हैं या 54 तक? अनुच्छेद 54 तक। अनुच्छेद 54 तक जो है हम आपको बता दिए हैं। आगे अनुच्छेद 55 और उससे आगे जो है हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले 2 4 5 प्रश्न जो है हम आपसे पूछ रहे हैं। और आपका बिहार पुलिस का टेस्ट हो रहा है ना? कल हुआ था ना टेस्ट? कल भी है टेस्ट आपका? कल है ना? नहीं है? शनिवार को है? बीता हुआ कल हुआ था ना टेस्ट? हाँ ठीक है, टेस्ट सप्ताह में 4 दिन करवा देते हैं। ठीक है, अगर 7 अगस्त को परीक्षा हो जाएगा तो टेस्ट रखले रह जाएगा, बनाल सेट जो है खराब हो जाएगा। तो सप्ताह में 4 दिन करवा देते हैं। कल भी आपका टेस्ट है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। 4 दिन टेस्ट करवा देते हैं। क्या वो टेस्ट अभी तक आप लोग का हो चुका? 3 टेस्ट हुआ है। 3 टेस्ट हुआ है तो 3 टेस्ट में 3 गुना 100, 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन याद है? कितना क्वेश्चन याद है? क्या क्वेश्चन याद है 300 में? एगो बोल रहा है, एगो। नानी गांव जाइए, एगो क्वेश्चन याद करके आपके नाना जी आ जाएंगे, आपके दादी गांव। एगो क्वेश्चन याद है। 1 नंबर का नौटंकी बात सब है। तीनों टेस्ट कितने लोग दिए हैं? हाथ खड़ा कीजिए, सही से हाथ खड़ा कीजिए। हाँ ठीक है। अब बाद बाकी लोग क्या झाल बजाने आए हैं? ये लोग को झुनझुना थमा देंगे, बजाएगी अपना। यानी कोई लक्षण ही नहीं है पढ़ने का। हम कितनों टेस्ट करवा दे, कितनों पढ़ा दे, रिजल्ट होगा। टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता ना? सब विद्यार्थी का रिजल्ट हो जाता। सिर्फ टीचर के पढ़ाने मात्र से रिजल्ट नहीं होता है। कोई टीचर कहता है हम 7 घंटा 8 घंटा पढ़ा करके रिजल्ट ले लेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप नहीं पढ़िएगा, टीचर 2 घंटा पढ़ाए, आप 6 घंटा पढ़िए ना, देखिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझे? टीचर का गाइडेंस जरूरी है रिजल्ट के लिए। मेहनत आपको स्वयं से करना पड़ेगा, लेकिन स्वयं से आप कितना मेहनत करते हैं वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। समझे? किसी को नहीं याद है 300 क्वेश्चन? तो टेस्ट करवा के क्या फायदा? बंद कर देते हैं टेस्ट। जब आप लोग करबे न करते हैं तो टेस्ट करवा करके फायदा क्या? और पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के दिन आपको पढ़ लेगा, वो भी आपको जो है स्कैन अच्छे से नहीं करेगा। समझे? मतलब आओ सनम जाओ सनम, किताब कॉपी से दिल मत लगाओ सनम, यही ना है आप लोग का। क्लास आएंगे जाएंगे लेकिन पढ़ना लिखना नहीं है। काहे के लिए हम अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के चक्कर में? क्या है कि ना? अब तो हमको सही लग रहा, भले हम रविवार को नहीं आकर के क्लास लिए, भले अपना चले गए कहीं कैलाश पर्वत पर। बड़ी अजीब और गरीब स्थिति है आप लोग का हो। ए, 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 तीनों टेस्ट दी है जी? है? याद है? क्या क्वेश्चन याद है? नहीं याद है तो उसको क्या करती है? टेस्ट ले जाकर के जो है तखा पे रख देती, आरती उतारती है। मारेंगे चप्पल से, देख रहे मुंह तोड़ देंगे हम। कहाँ घर है लड़की? है कहाँ घर? औरंगाबाद। डर होता है? डर होता है? डर होता है? डर 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 होता है तो काहे नहीं याद करती है? याद करते भूल जाते हैं। ये कौन बीमारी है? चलिए आइए, अब देखिए टेस्ट का क्वेश्चन। तीनों टेस्ट का है।
पीडीएफ पे बहुत खर्चा हो रहा है आप लोग पे। हमको नहीं लगता, आप लोग ठीक आदमी नहीं, बट गंदा आदमी है आप लोग। नहीं, गंदा आदमी है आप लोग, बट पढ़ते ना है। बताइए तो, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना कब हुई? 1900। कांग्रेस का पहला गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन फैजपुर। बोस्टन टी पार्टी का संबंध कौन चीज से? हाँ, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती? 3। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होता है कौन धारा के लिए? एसी धारा के लिए। रूपल हिमनद कहां है? बृहद हिमालय में। बादल का पर्यायवाची शब्द होगा पयोद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती? 45। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला? मुंगेर। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम। निक्की कहां के प्रमुख? राष्ट्रीय माध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई? 1900। हड्डियां, अंडे के छिलके तथा संघ का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी। लीजिए महाराज, पढ़ा लिखा की जवाब तो आप लोग दे रहे थे, कुछ लोग, कुछ लोग तो जवाब दे रहे थे। कल्ले का इसलिए ओ हाँ, देखिए हम मैथ पढ़ते थे, मैथ 11-12 में जो है मैथ पढ़ते थे, वो टीचर के पास, बड़ी नामी टीचर है, नाम नहीं लेंगे। तो वो कहा करते थे, उनका बड़ी फेवरेट लाइन था, सब कुत्ता काशी चले जाएगा, हाड़ी के ढोएगा। समझे? बड़ी फेवरेट लाइन था उनका, हर बात में, हर एक क्लास में, एक सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार बोल ही देते थे। समझिएगा? अब नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, अब बहुत बूढ़े हो गए, समझे? नाम है अमरनाथ चौधरी, समझिएगा, बाजार समिति में पढ़ाते थे, समझे? बहुत नामी टीचर था अपने समय का। मेरा 11-12 का सेशन है 2009-11 में उनके पास पढ़े थे। उस टाइम में उनका फी था कितना मैथ का पता है? 12,000 रुपया था उस टाइम में, सिर्फ मैथ पढ़ाने का फी था 12,000 रुपया उस टाइम में, समझे? हाँ, और जानते हैं उनसे अगर कोई सवाल पूछने आता था तो सबसे पहले जितना पढ़ाए हैं पूरा पूछेंगे। अगर जवाब नहीं दिया, अपने से नहीं कुटते थे, स्टाफ से कुटवाते थे, और इतना प्रक्रिया हो जाने के बाद तब सवाल का जवाब देते थे, ठीक है? हम नहीं पढ़े उस सब चक्कर में, हम पागल हैं, नहीं हो समझ में? हाँ। कौन उससे मार खाने के लिए जाए? अब वो कुछ हो पूछ देगा, जवाब नहीं देंगे, कुटा जाएंगे। उतना पागल नहीं, उतना कॉमन सेंस हमको शुरू से है। मार खाएंगे महाराज। हाँ, सही है, बात है। चलिए आइए समझिए। ये अनुच्छेद जो बता रहे हैं, ये याद है ना? कि इहो नहीं याद है? याद है ना? ये अनुच्छेद याद है? नहीं लड़की, अनुच्छेद याद है ना? खड़ा होइए तो, खड़ा होइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि देने की बात कौन अनुच्छेद करता है? 51। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। समान नागरिक सिविल संहिता कितने राज्य में लागू है वर्तमान? कौन कौन? गोवा और उत्तराखंड, ठीक है। आगे बताइएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? क्या? 32। हाँ, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? 25 या 26? ठीक है, 26। पहले तो आप 25 बोले थे। इसके बाद आगे बताइए। और अस्पृश्यता का अंत
17, ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, नागरिकता को लेकर कानून भारत की संसद बना सकता है, कौन अनुच्छेद कहता है? नागरिकता को लेकर कानून भारत की संसद बना सकता है, अनुच्छेद? अपने मन से बोले हैं सब कि दूसरे का सुन सुन करके बोले? बैठ जाइए। चलिए ठीक है, लड़की का तैयारी ठीक है। और सब हिस्ट्री सब आता है ना जी, ज्योग्राफी सब? ज्योग्राफी नहीं आता है? नील बटे सन्नाटा। बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स थोड़ा बहुत आता है ना? जो सेट बनाती है उसमें कितना मार्क आता है? 50+ आता है, तब तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप फिजिकल का तैयारी कीजिए, पढ़िए भी, फिजिकल का तैयारी भी कीजिए। बिहार पुलिस बनना है ना? बनना है ना? आप फिजिकल का भी तैयारी कीजिए। अच्छा, सेट में 50+ कौन कौन लड़की को आता है? हाथ खड़ा कीजिए तो। रिजल्ट तीसरा टेस्ट का आ गया, अपने से भी तो आप लोग चेक करते होंगे। हाथ खड़ा कीजिए तो। जिस भी लड़की का सेट में 50+ आ रहा है उसका रिजल्ट हो जाएगा, समझे? लड़का लोग तो सब नालायक रह जाएगा। चलिए आइए, अब आइए, अनुच्छेद 54 तक बता दिए थे, ठीक है? अब सीरियस हो जाइए। अभी तक हम खुद सीरियस नहीं थे, अब हम सीरियस हो रहे हैं, अब आप भी सीरियस हो जाइए। सुबह से पढ़ा रहे हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 यह कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 यह कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। और अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बतलाता है। मतलब अनुच्छेद 54 हमें यह बतलाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता। यह बात बतलाता है हमें अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 यहां तक हम लोग देख चुके थे, देख लिए है ना? इसके बाद आगे है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 आगे है आपको अनुच्छेद 55, समझिएगा अब आप। अनुच्छेद 55 देखिए, अनुच्छेद 55। और एक बात समझिएगा, जो लोग यहाँ पर पॉलिटी पढ़े हैं उनके पास संस्थान का नोट होगा। जो भी जिस रोज पढ़ाते हैं उसी डेट में घर पे जाकर के उस चीज को पढ़ लीजिए। और जिनके पास संस्थान का पॉलिटी का नोट है, कोई भी जीएस का एक बुक उठा करके जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? आपको हर बात समझ में आएगा। सब बुक में एक ही बात रहता है, किसी में थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी में थोड़ा कम रहता है, समझ गए? आपको अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 हमें इस विषय में जानकारी देता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीका से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है राष्ट्रपति का चुनाव का, किस तरीका से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और अनुच्छेद 55 यह कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत जो है आपको होता है। यही जानकारी देता है हमें अनुच्छेद 55। अब सवाल ये उठता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। ये बात हम आपको समझाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसी मात्र को समझाने में 1.5 घंटा हमको समय लगता है। तो खैर, आपके बिहार पुलिस परीक्षा में नहीं पूछेगा, आप बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए, समझ गए? सीधे तौर पर यहां पर 2 बात को याद रखना है। एक बात यह कि राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका के विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 55, और दूसरी जानकारी यह कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। जिनको भी इसे समझना है, संस्थान के YouTube चैनल पर इसका वीडियो है, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। आप YouTube चैनल पर सर्च मारिएगा अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 डिस्कस बाय रोशन आनंद, आपको आ जाएगा। आप वहां पर जाकर के 1 से 1.5 घंटा का वीडियो है, आराम से जाकर के देख करके आप समझ लीजिएगा। यहां पर हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे।
सिर्फ अनुच्छेद 55 में इतना। लेकिन एक दो बात आप यहां पर जानिए। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है जानते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में तब किसी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जब वह उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। जब कोई उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है, तब उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है, नहीं तो नहीं घोषित किया जाता है। और दूसरी बात, आप सब लोगों ने पिछली क्लास में इस बात को जाना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी एमपी और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए, तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित एमपी और एमएलए भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचित एमपी और एमएलए भाग लेता है, उस एमपी और एमएलए के मत का मूल्य जो होता है वह एक नहीं होता है। एमपी और एमएलए के मत का मूल्य एक नहीं होता है, बल्कि एमपी और एमएलए के मत का मूल्य एक से अधिक होता है। उसके पीछे रीजन यह है कि एक एमपी सिर्फ स्वयं अपना प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि अपनी तमाम लोकसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और एक एमएलए अपने विधानसभा की तमाम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि एमपी और एमएलए के मत का मूल्य एक नहीं होता है, बल्कि एक से अधिक होता है। और एक एमपी औसतन 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और एक एमएलए औसतन 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक एमपी औसतन 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और एक एमएलए औसतन 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप स्वयं थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके देखिए, जो ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा उसके मत का मूल्य उतना ज्यादा होगा, और जो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा उसके मत का मूल्य उतना कम होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एमपी के मत का मूल्य अधिक होता है एमएलए के मत के मूल्यों की तुलना में। एमपी के मत का मूल्य अधिक होता है एमएलए के मत के मूल्यों की तुलना में। दूसरी बात, एमएलए, हर राज्य में अपना अलग अलग एमएलए होता है, और हर राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के एमएलए का मत का मूल्य अलग मिलेगा, बिहार के एमएलए के मत का मूल्य अलग मिलेगा, झारखंड के एमएलए के मत का मूल्य अलग मिलेगा। और विशेष तौर पर जिस राज्य का एमएलए जितना ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, उस राज्य के एमएलए के मत का मूल्य उतना अधिक होगा, और जिस राज्य के एमएलए जितना कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा उसके मत का मूल्य उतना कम होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य का एक एमएलए सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के मत का मूल्य सबसे अधिक होता है। फिर आपको सिक्किम का एक एमएलए सबसे कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वहां के एक एमएलए के मत का मूल्य सबसे कम होता है, वहां के एक एमएलए के मत का मूल्य सबसे कम होता है। तो मतलब सभी राज्य के एमएलए के मत के मूल्यों की अगर हम लोग बात करें तो सभी राज्य के एमएलए के मत का मूल्य भी एक समान नहीं होता है, बल्कि सभी राज्य के एमएलए के मत का मूल्य भी अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य होता है, और सबसे कम जो है आपको सिक्किम के एक एमएलए के मत का मूल्य होता है। समझ गए आप इस बात को? तो ये सब चीज जो है आपको याद रखना है। तो आइए इसको याद भी कर लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद दे? राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद दे? अच्छा, अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीका से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, एमपी और एमएलए के मत का मूल्य एक होता है या एक से अधिक? एमपी और एमएलए में ज्यादा मत का मूल्य किसका होता है? एमपी का ना। और सभी राज्यों के एमएलए के मत का मूल्य एक होता है? नहीं ना, अलग अलग होता है ना। सबसे अधिक किस राज्य के एमएलए के मत का मूल्य? सबसे कम? सबसे कम? क्लियर है ये बात? इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 56 हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 56 हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अनुच्छेद 56 यह कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 56 हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है, और अनुच्छेद 56 यह कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। यह बात कहता है आपको अनुच्छेद 56। तो आपको समझना है इस बात को कि राष्ट्रपति के कार्यकाल, समझना नहीं है, याद रखना ही, तो आप समझिएगा। इसमें समझने वाला है क्या? कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है?
और देखिए आप लोग को जो याद नहीं होता है और जो भूल जाते हैं, ठीक है, हम बार बार बोलते हैं, आप लोग समझते ना, जब समझाए ना तो समझिए, जब याद करवाए तो मुंह खोल करके बोलिए, समझ गए। हम हाल फिलहाल का एक अनुभव बता रहे हैं। हॉस्टल में पर रोज 10 से 10:30 बजे के बीच टेस्ट होता है। 50 क्वेश्चन रहता है, उसमें लिखना रहता है सब्जेक्टिव, और जिसको 60% से कम मार्क आता है, यानी 30 से कम मार्क आता है, उसको हम कूटते हैं, समझिए, उसका हम करते हैं कुटाई। तो 2-3 लड़का था, उसको देख रहे थे, बार बार पर डे जो है उसको 60% से कम ही मार्क आ रहा था, 30 मार्क से कम ही आ रहा था। उसको पूछे कैसे पढ़ता है, तो बोला मुंह बंद करके पढ़ते हैं। बोले अफसर हो गया है। उसके बाद उसको हम समझाए कि तुम जो है ना, पहले डबल रूम में था तो सिंगल रूम में उसको शिफ्ट करवाए, और बोले तुम बोल बोल के पढ़ो। और जिस रोज से वो लड़का बोल बोल के पढ़ना शुरू किया, उस रोज से उसको अब कभी काल ही फेल करता है, अब कभी काल ही कुटाई खाता है, अब पास कर जाता है, 60% आ जाता है। तो बोल बोल कर पढ़ने से याद होता है, समझ गए। लेकिन आप लोग तो बन गए हैं अफसर के पिताजी, अफसर भी नहीं, अफसर के पिताजी। तो आप लोग काहे बोल करके याद कीजिएगा, समझ गए। तो आइए याद करते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कब से 5 वर्षों? शपथ ग्रहण करने की तिथि से, शपथ ग्रहण करने की। इसके बाद अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 57 है, अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 57 है, अनुच्छेद 57 हमें, अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 57 है, अनुच्छेद 57 हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अनुच्छेद 57 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। उनके अलावा कोई भी लगातार 2 बार या 2 बार राष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। सिर्फ एक राजेंद्र प्रसाद है जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, और वो भी लगातार 2 बार बने हैं। पहली बार 1952 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और दूसरी बार 1957 में। और राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल आपको राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित राष्ट्रपति 1952 में बने हैं, लेकिन उससे पहले भी 1950 से 52 तक भी वे राष्ट्रपति के पद पड़े हैं। और राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के तौर पर जो कार्यकाल है 1950 से 1962, 1950 से 1962, मतलब राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल है 12 वर्षों का। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का। और जैसे राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के तौर पर जो सबसे छोटा कार्यकाल है वह जाकिर हुसैन का है। जाकिर हुसैन का है, जाकिर हुसैन का है। और जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, और इनका पद पर रहते हुए भी निधन हुआ है। और अभी तक के इतिहास में 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, और जो 2 राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, एक है जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। बताइए, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार चाहे। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? इस बात की जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद। कौन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 लगातार बार राष्ट्रपति? कौन है? राजेंद्र। राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? राजेंद्र। राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे छोटा कार्यकाल? सबसे छोटा कार्यकाल? सबसे छोटा कार्यकाल जाकिर। इसके बाद आगे बताइएगा कि कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? कितने हैं? कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? 2 ना। कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। इसके बाद अनुच्छेद 57 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 की अगर हम लोग बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 है, अनुच्छेद 58 हमें
अनुच्छेद 58 जो है हमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 58। मतलब राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 58 हमें देता है। अब जैसे आप बिहार पुलिस बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, आप इंटरमीडिएट का परीक्षा पास होना चाहिए, आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 165 सेंटीमीटर, ओबीसी कैटेगरी में है तो 165 सेंटीमीटर, फिर जो है एससी एसटी का कम होता है 160, एससी एसटी ईबीसी 160, और महिला में 155 है ना, महिला में 155 सब कैटेगरी ना। बिहार दरोगा में महिला में क्या है जानते हैं, 155 हर कैटेगरी। बिहार पुलिस में भी वही है। चलिए तब तो बढ़िया है, समझ गए। तो ऐसे प्रशासनिक विभाग में जो है नाटी नाटी लड़की नहीं जानी चाहिए। ऐसे आप लोग तो पढ़ने के लिए आए तो आप लोग का तो 155 से ज्यादा ये होगा, समझिए। तो आप लोग नाटी के श्रेणी में नहीं आइएगा, समझे। तो चलिए ठीक है, लेकिन हाँ एक बात बता रहे हैं, आप नाटा है, बौना है, लंबा है, मोटा है, पतला है, कुछ भी है, आप अपने आप पे गर्व कीजिए, समझ गए। अपने आप पे गर्व करना सीखिए महाराज, समझ गए। ई नहीं है नाटा है तो एकदम शर्माएंगे, मोटा है तो एकदम शर्माएंगे, पतला है तो एकदम शर्माएंगे, नहीं। जैसे हैं हम बहुत बेहतर है, समझ गए। अपने आप से जो है प्यार कीजिए और अपने आप से लगाव बना करके रखिए, समझे। अब आगे आइए। तो वैसे ही जैसे पुलिस बनने के लिए, बिहार में पुलिस बनने के लिए, बिहार में पुलिस बनने के लिए एक योग्यता आवश्यक होता है, वैसे ही राष्ट्रपति बनने के लिए एक योग्यता की आवश्यकता होती है। उसी योग्यता के विषय में जानकारी अनुच्छेद 58 देता है। अब राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है तो समझिएगा। राष्ट्रपति बनने की पहली योग्यता यह है कि भारत का नागरिक हो। भारत का राष्ट्रपति कोई वैसा व्यक्ति ही बन सकता है जो भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है। दूसरा, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। जैसे आपको पुलिस बनना है तो उम्र कम से कम 18 वर्ष, वैसे राष्ट्रपति बनना है तो उम्र कम से कम 35 वर्ष। और आप में यह योग्यता होनी चाहिए कि आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं और आप लाभ के पद पर ना हो, आप पागल या दिवालिया ना हो। इन तमाम कंडीशनों को फुलफिल करके जो है आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़के अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं। और इसके अलावे राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 रुपया होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि जो होती है वह आपको 15,000 रुपया होती है। मतलब जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो भारत सरकार के राजकोष में आपको 15,000 रुपया जमा करना होता है। चुनाव लड़ते हैं, कुल जितना मत पड़ा वेद मतों का 1/6 भाग अगर आपको हासिल नहीं होता है तो आपकी 15,000 राशि जमा करके जो आपने चुनाव लड़ा है वो राशि आपका जब्त हो जाएगा, और इसे ही कहा जाता है जमानत की राशि भी जब्त हो गई। मतलब चुनाव में कुल पड़े वेद मतों का वह उम्मीदवार 1/6 भाग भी हासिल नहीं कर पाया। तो अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग भी हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है, जो कि 15,000 रुपया होता है। और देखिए, वार्ड सदस्य के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हर चुनाव में कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग मत हासिल करना जरूरी होता है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप जितना भी राशि जमा करके चुनाव लड़े हैं आपकी वह राशि जब्त कर ली जाती है। और अलग अलग चुनाव में जमानत की राशि अलग अलग होती है। जैसे लोकसभा के चुनाव में जमानत की राशि 25,000 रुपया होती है, 25,000 रुपया होती है। विधानसभा के चुनाव में जमानत की राशि जो है 12,500 रुपया और 10,000 रुपया और 5,000 रुपया होती है। फिर वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ते हैं तो 500 रुपया जमानत की राशि होती है। तो अलग अलग चुनाव में जमानत की राशि अलग अलग होती है। और आप जितना भी राशि जमा करके चुनाव लड़ते हैं, अगर कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग आप हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपकी राशि जब्त कर ली जाती है, और इसी को कहा जाता है जमानत की राशि जब्त हो गई। इसके अलावे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। देखिए, प्रस्तावक और अनुमोदक कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक बन गया, नहीं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बन सकता है, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। वही प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेगा। जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेगा, जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेगा वही राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेगा वही राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। वही राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। अब आपको
आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रस्तावक और अनुमोदक भी यही लोग बनेंगे, और जो प्रस्तावक बनेगा वो अनुमोदक नहीं बनेगा, और जो अनुमोदक बनेगा वो प्रस्तावक नहीं बनेगा। प्रस्तावक अलग होगा और अनुमोदक अलग हो। प्रस्तावक जो प्रस्ताव रखता है प्रस्तावक, और जो उसे स्वीकार करता है वह आपको अनुमोदक, वह आपको अनुमोदक। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। ये सभी कंडीशन है, और इन सभी कंडीशनों को आप याद रखिएगा। आप आइए इसको याद करते हैं। कोई है जी? चाय पी लाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आइए बताइए, राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? 58। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष ना। चलिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सदस्य के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? लोक। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सदन के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? लोक। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी होती है? कितना? कुल परिवेद मतों का कितना भाग चाहिए? 1/? कुल परिवेद मतों का कितना भाग चाहिए? अगर नहीं मिलता है तो जमानत की राशि जब्त हो जाती है। जमानत की राशि जब्त हो जाती है ना। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक? 50 प्रस्तावक। और राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक? कोई भी व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता नहीं ना। जो चुनाव में भाग लेता है वही ना बनता है। चलिए ठीक है, अब आगे आइए। इसके बाद आगे है आपको अनुच्छेद 58 के बाद अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 59 है, यह अनुच्छेद जो अनुच्छेद 59 है, यह अनुच्छेद अगर हम लोग देखें तो यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में बतलाता है। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में बतलाता है। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में बतलाता है कि राष्ट्रपति पद की शर्त क्या है। देखिए, राष्ट्रपति पद की कई सारी शर्तें हैं। जैसे मान लिया जाए कोई संसद सदस्य, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति बन गया। जैसे ही कोई संसद सदस्य राष्ट्रपति बन गया तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता छोड़नी होगी। या फिर मान लिया जाए कोई राज्यपाल राष्ट्रपति बन गया तो उसे राज्यपाल का पद छोड़ना होगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है तो भारत की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, उस राष्ट्रपति भवन में आकर के उसे रहना होगा। उस राष्ट्रपति भवन में आकर के उसे रहना होगा। और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। वो वेतन भी एक्सेप्ट करना होगा, और जो राष्ट्रपति का तमाम काम है उस काम को करना होगा। राष्ट्रपति के जो तमाम काम है उस काम को करना होगा। यही सब राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 59 देता है। यहां पर 2 बात याद रखना है। पहली बात इसको याद रखना है कि राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में कौन अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? राष्ट्रपति पद के शर्तों के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? आगे बताइएगा, राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? कितना वेतन मिलता है? 5 लाख ना। और राष्ट्रपति भवन कहां है? दिल्ली में। राष्ट्रपति वहीं ना रहते। इसके बाद अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 की अगर हम लोग बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 है, यह राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बताता है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बतलाता है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, चुनाव में अगर जीत होती है, किसी एक की जीत होगी, बाद बाकी जितने भी लोग लड़ रहे हैं उनकी हार होगी। जब राष्ट्रपति के चुनाव में जीत होती है किसी व्यक्ति की, तो जीता हुआ व्यक्ति शपथ लेकर ही अपने कार्यों का निर्वहन करना शुरू करता है। और राष्ट्रपति को शपथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी अनुच्छेद 60 देता है। और अनुच्छेद 60 यह कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। इसके बाद
अनुच्छेद 61 पर हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले बताइए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद अगला अनुच्छेद, आने दीजिए, अब चाय पी लेते हैं पहले, ठीक है? गर्मी की वजह से जानते हैं चाय पीना छोड़ दिए। अरे कॉफी नहीं पीना है हीट वेव के दौरान, समझ गए? तो सब चीज पीना छोड़ दिए थे हीट वेव के दौरान, लेकिन जो है भूख लग गया, समझे? रुकिए चाय पी लेते हैं, पी लेना, नजर नहीं लगाइएगा। आप लोग चाय नहीं पीते हैं, चाय मत पीजिए। चाय जानते हैं बीमारी का घर है। हम भी उतना नहीं पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं, समझे? जैसे अभी भूख लग गया तो चाय पी लेंगे, भूख मर जाएगा। अभी क्लास में कहां से खाएंगे, कौन देगा हमको खाना? ठीक है, ठीक है, काम चल सकता है। चीनी का मात्रा ठीक है, दूध का मात्रा भी ठीक है, पानी का मात्रा भी ठीक है। इलायची थोड़ा सा डाला और थोड़ा सा जो है पकना चाहिए, और ठीक है, कम पका है। ये जो है ना पैकेट वाला सुधा का दूध है, ना गाय का दूध है ना भैंस का दूध है, समझे? हमारे दरवाजा पर गाय भी है और भैंस भी है, समझे? हम लोग गाय का दूध भी खाते हैं, भैंस का दूध भी खाते हैं। और ये सब जो कहता है गाय का दूध खाने से दिमाग तेज होता है, भैंस का दूध खाने से दिमाग बहुत तर होता है, ये सब कोई बात ना है, ये सब अंधविश्वास है, समझे? लेकिन हाँ एक बात है, पैकेट वाला दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, समझे? बच्चा में आप देखेंगे पहले की तुलना में बच्चा में कैंसर की समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके पीछे रीजन यही है, पैकेट वाला दूध। पेपर में ये एक रिसर्च आया है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, पेपर में एक रिसर्च आया है, पहले की तुलना में बच्चों में, यानी जन्म से लेकर के 6 बरस 7 बरस 8 बरस के बच्चों में कैंसर का दर जो है बढ़ गया है, समझ गए? और उसका कारण बताया था उस रिसर्च में पैकेट वाला दूध का पीना, समझ गए? तो आप लोग शादी ब्याह कीजिएगा, बच्चा उच्चा होगा ना, तो आप लोग जो है गाय का दूध या भैंस का दूध उसको पिलाइएगा, समझे? और बच्चा को गांव में रखिएगा, कम से कम 4-5 बरस तक बच्चा को गांव में रखिएगा, समझे? उसके बाद शहर में ले आइएगा, ठीक है? चलिए अब आइए, अब आइए यहां पे। अनुच्छेद 60 तक समझ गए ना? याद होते जा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे आइए। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 देखिए, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 हमें राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में अनुच्छेद 61 हमें बतलाता है। अब आइए समझिए, देखिए राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं होता है। यह बात सत्य है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है संविधान को। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है किसको? संविधान को। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह प्रधानमंत्री है, चाहे वह राष्ट्रपति है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं होता है, सब संविधान के नीचे होता है। तो
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है संविधान को। और अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति संविधान और संवैधानिक प्रावधानों को नहीं मानता है, अगर राष्ट्रपति संविधान और संवैधानिक प्रावधानों को नहीं मानता है, तो इस स्थिति में ही यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया। और जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, तो इस अतिक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति को, इस अतिक्रमण की स्थिति में, संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है उसी को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि महाभियोग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, और यह प्रक्रिया राष्ट्रपति पर तब चलाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। अब सवाल यह उठता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कौन लगाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद लगाता है। अब संसद में दो सदन है, एगो लोकसभा और एगो राज्यसभा। तो कौन सदन पहले लगाएगा? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन लगा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन लगा सकता है। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत पहले लोकसभा भी कर सकता है या राज्यसभा भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। लेकिन शर्त यह होता है, जो भी सदन महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत करेगा उसे सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना होगा। मतलब अगर मान लिया जाए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति है, इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाया गया, राज्यसभा लाया, तो राज्यसभा इसकी सूचना द्रौपदी मुर्मू को 14 दिन पूर्व देगा कि हम आप पर महाभियोग लाने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत दोनों में से कोई भी सदन कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना होगा। और दूसरा शर्त यह है कि जो सदन महाभियोग लाएगा, जो सदन महाभियोग लाएगा, उसके 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए। ये दोनों शर्त को फुलफिल करके राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस भी सदन में लाया जाएगा वह सदन सबसे पहले उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तत्पश्चात वह दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा, और जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देगा तब जो है आपको महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ माना जाएगा और फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि आज तक भारत के भीतर किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया द्वारा पद से नहीं हटाया गया है, पद से नहीं हटाया गया है। और हां, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाने वाला जो महाभियोग प्रक्रिया है, यह एक प्रकार का अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को जिस महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है उसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। राष्ट्रपति को जिस महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है यह एक प्रकार का अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है इसको आप समझिएगा। क्यों इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है इसको आप समझिएगा। देखिए, एक बात बताइए, जो राष्ट्रपति को चुनने में भाग लिया है या जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है, उसे ही राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में भी भाग लेनी चाहिए, हां या ना? हाँ, लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। मान लिया जाए कि राष्ट्रपति को हम सभी लोगों ने मिलकर चुना है, तो राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाएगा तो हम ही सब लोगों को राष्ट्रपति को पद से हटाने में भाग लेना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ऐसा होता नहीं है तो होता कैसा है? ऐसा होता नहीं है तो होता कैसा? देखिए, आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति को चुनने में या राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, हाँ या ना? लेते हैं ना? लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है, उस महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। वहीं
सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। मतलब जितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उतने लोग महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। दूसरी बात, हमने आपको बताया राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसमें अगर देखा जाए, हाँ बतिया लीजिए, बतियानिए के लिए तो एबे किए, छम्मक छल्लो सब है, सब समझिए, समझा रहे हैं, समझे। बिहार पुलिस में क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से 10-12 को पूछता है, लेकिन जो है 50% आसान और 50% कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, समझे। और ये सब कंसेप्चुअल बात है, यही सब चीज को तो समझाने के लिए पैसा लेते हैं हम, समझे। बाद बाकी चीज तो किताब कॉपी में आई है। तो क्या बतलाया जाए, आप लोग को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज आप लोग बना के लाइएगा नोबेल प्राइज, ठीक है। देखिए लड़का लोग कितना सुंदर, कोई बतियाता है, कोई नहीं बतियाता। चलिए आइए, अब शांत रहिए। देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया में कोई भी भाग नहीं लेते। मतलब यहां पर दो बात कह सकते हैं। एक बात तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जैसे सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और कुछ ऐसे सदस्य हैं जो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। याद रखिएगा इसको। और यही वजह है कि राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या कहा जाता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। समझ गए बात को? अब आइए आगे। अनुच्छेद 61 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 62, लेकिन पहले याद कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? वैसी प्रक्रिया जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है क्या कहलाता है? वैसी प्रक्रिया जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत संसद का कौन सदन करता है? दोनों में से। लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितना दिन पूर्व देना चाहिए? कितना दिन पूर्व? और महाभियोग प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों को किस प्रकार के बहुमत से पारित करना होता है? 2/3। समझ गए? तो महाभियोग प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों के किस प्रकार के बहुमत से पारित करना होता है? 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। इसके बाद आगे बतलाइएगा आप, राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाला जो महाभियोग प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया द्वारा क्या आज तक किसी राष्ट्रपति को हटाया गया है? नहीं ना हटाया गया। इसके बाद आगे बताइएगा, राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाला महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? इसके बाद आगे बताइएगा, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है, कौन ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कौन ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत। क्लियर है ये बात? अगली बात बताइएगा, कौन ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित। तो कौन ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित। चलिए इसके बाद अनुच्छेद 62। देखिए अनुच्छेद 62 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 62 है, यह अनुच्छेद हमें
राष्ट्रपति के पद रिक्त होने यानी पद खाली होने के विषय में बतलाता है। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के पद रिक्त होने यानी पद खाली होने के विषय में बतलाता है। और साथ ही साथ यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो इस स्थिति में 6 माह का पद रिक्त होता है, तो इस स्थिति में 6 माह के भीतर इस स्थिति में 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। इस स्थिति में 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति का पद किन किन स्थितियों में रिक्त होता है। पहला, अगर किसी राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया, अगर किसी राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया तब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। दूसरा, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया तब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। अब आपको तीसरा है कि अगर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटा दिया जाता है, अगर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटा दिया जाता है, ये तमाम आधार है जिस आधार पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। और इन आधारों में से किसी भी आधार पर अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, इन आधारों में से किसी भी आधार पर अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो फिर राष्ट्रपति के तौर पर काम उपराष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के तौर पर काम उपराष्ट्रपति करते हैं। और फिर 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति चुनकर आ जाते हैं और फिर जो नए राष्ट्रपति चुनकर आते हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर 2-3 बात जो है आपको याद रखनी है, और जो 2-3 बात याद रखनी है उसको हम लोग याद करते हैं। बताइएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है? 6 माह के भीतर। अगली बात, कौन अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है? अनुच्छेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुए। इसके अलावा और भी कई सारे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, जैसे अनुच्छेद 71 भी राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 72 भी राष्ट्रपति से संबंधित है, फिर आपको अनुच्छेद 85 भी राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123 और भी कई सारे अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। जैसे जैसे हम लोग अनुच्छेद में आगे बढ़ते जाएंगे आगे हम लोग देखते जाएंगे। लेकिन हाँ, यहां पर अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो उनसे संबंधित, अब तक के राष्ट्रपति से संबंधित, अब तक जितने लोग राष्ट्रपति बने हैं उनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको यहां पर हम लोग देख लेते हैं। फिर अनुच्छेद 63 को देखेंगे और अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति की शुरुआत होती है, तो फिर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, याद होते जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। सेम डे में जाकर घर पे पढ़िए, कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा, चीज याद भी हो जाएगा। और यहाँ पे एक लड़का बोल रहा था टिक्की वाला, पढ़ लेते हैं याद नहीं करते हैं, तो पढ़ लेते हैं तो परीक्षा भी आपको पढ़िए लेगा। समझे, आप ही को बोल रहे हैं। देखिए कितना बॉडी सॉडी है, डोला सोला है, समझ गए। पढ़ लेते हैं, सिर्फ शरीर बनाने के लिए ही आया है यहाँ पे। माँ बाप पैसा भेजता होगा, दवा के मुर्गा भात खाता होगा, मोटा गया है, जिम उम ज्वाइन किया है लगता है। ठीक है, पढ़िएगा, पढ़ लेते हैं, पढ़िए इस उद्देश्य से कि चीज याद हो जाए। 5 बार पढ़िए उसको, बोल के पढ़िए। खा के मोटा गया है, 4 थाली भात भोर खाता है, 4 थाली रात खाता है। एक्सेलेंट मारेगा फिजिकल, पहले एग्जाम निकलेगा तब ना एक्सेलेंट मारेगा। पढ़िए पहले, शरीर गलाइए महाराज, एकदम मोटा हो गया, हमसे भी ज्यादा मोटा है। हमारा सिर्फ पेटे तो फेंका है, समझे। हाथ और देखिए, हमसे ज्यादा आपका मोटा है, समझे। हाथ देखिए तो हमसे ज्यादा है ना, बॉडी है। चलिए, अब तक के राष्ट्रपति, देखिए ध्यान दीजिएगा, आइएगा यहाँ पे। देश के प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल है 1950 से 1962। प्रथम राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। इसके बाद देश के द्वितीय राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो द्वितीय राष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति के पद पर हैं। ये राष्ट्रपति बनने से पहले लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं।
1952 से 1962 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये रूस के राजदूत हुआ करते थे। रूस के राजदूत हुआ करते थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका प्रत्यक्ष तौर पर कोई योगदान नहीं है, लेकिन देश के सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। और ये फिलोसफर हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे। ये फिलोसफर अर्थात दार्शनिक हुआ करते थे। फिलोसफर अर्थात दार्शनिक हुआ करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिलोसफर या दार्शनिक हुआ करते थे और ये एकमात्र फिलोसफर या दार्शनिक राष्ट्रपति है। और इन्हीं के जन्म दिवस 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद आगे है जाकिर हुसैन। आगे है आपको जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की अगर आप बात करेंगे तो जाकिर हुसैन का कार्यकाल है आपको 1967 से 1969। 1967 से 1969 राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं और ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये भी उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये भी उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं और ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं और इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। सबसे छोटा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में इन्हीं का है। जाकिर हुसैन के बाद अगले राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो अगले राष्ट्रपति बने हैं आपको वीवी गिरी। अगले राष्ट्रपति बने हैं वीवी गिरी और जो वीवी गिरी है, वीवी गिरी का कार्यकाल है 1969 से 1974। 1969 से 1974 वीवी गिरी की अगर हम बात करें तो वीवी गिरी भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। वीवी गिरी भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं और ये निर्दलीय राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। निर्दलीय इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और सबसे कम मतों के अंतर से यही राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं और इन्हें इंदिरा गांधी का समर्थन प्राप्त था। देखिए, इंदिरा गांधी जब 1967 में प्रधानमंत्री बनी, 1966 में प्रधानमंत्री बनी तो आगे चलकर जो है कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। कांग्रेस कई गुटों में बट गया था। तो कांग्रेस का जो इंदिरा गांधी गुट था राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिरी को समर्थन प्रदान किया था और इसी वजह से बीबी गिरी चुनाव जीत गए और सबसे कम मतों के अंतर से बीबी गिरी ही चुनाव जीते हैं। निर्दलीय राष्ट्रपति बने हैं ये। इसके बाद बीबी गिरी द्वितीय वरीयता के मत से राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। बीबी गिरी के बाद अगले जो राष्ट्रपति बने हैं वे बने हैं आपको फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद और फखरुद्दीन अली अहमद की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल है 1974 से 1977। ये भी एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। ये भी एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद जो अगले राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी और जो नीलम संजीव रेड्डी है ये 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। पहली बार 1969 ईस्वी में बीबी गिरी के खिलाफ और दूसरी बार 1977 ईस्वी में। जब नीलम संजीव रेड्डी दूसरी बार 1977 ईस्वी में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए मतलब इनके विरोध में कोई राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ। नीलम संजीव रेड्डी के विरोध में 1977 ईस्वी में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, अर्थात ये निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते और भारत में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है जो निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी के बाद अगले जो राष्ट्रपति है वे है आपको ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह और जो ज्ञानी जैल सिंह है इनका कार्यकाल है 1982 से 1987। 1982 से 1987 ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। इन्होंने डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। आगे जब हम आपको अनुच्छेद 112 बताएंगे तो वहां पर वीटो के विषय में बताएंगे, लेकिन यहां पर आप सीधे तौर पर इस बात को जानिए कि एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया है या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। ज्ञानी जैल सिंह के बाद अगले राष्ट्रपति बने हैं आपको आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन और जो आर वेंकट रमन है इनका कार्यकाल है 1987 से 1992 और आर वेंकट रमन भी ऐसे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के आधार पर अपनी आत्मकथा लिखा है। उसका नाम है माय प्रेसिडेंशियल ईयर। उसका नाम है माय प्रेसिडेंशियल ईयर। माय प्रेसिडेंशियल ईयर। इसके बाद अगले है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा की अगर हम लोग बात करें तो इनका कालखंड है 1992 से 1997। ये भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। इसके बाद आगे है आपको के आर नारायण। के आर नारायण और के आर नारायण की अगर हम लोग बात करें तो ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने हैं। इनका कालखंड है 1997 से 2002। 1997 से 2002 ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने हैं और ये भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। और आज तक के इतिहास में कुल 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। आज तक के इतिहास में कुल 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। जो 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, ये 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने हैं। इसके बाद देश के अगले राष्ट्रपति बने हैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
इनका कार्यकाल है 2002 से 2007। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के देख रेख में जो है भारत ने अपना सफल परमाणु संरक्षण करने का जो है आपको काम किया। और इनका कार्यकाल है 2002 से 2007 और ये देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने हैं। ये वैज्ञानिक थे, बाद में जाकर के राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद देश की अगली राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और जो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है और इनका कार्यकाल है 2007 से लेकर के 2012 से लेकर के 2012। इसके बाद देश के अगले राष्ट्रपति बने हैं प्रणब मुखर्जी देश के अगले राष्ट्रपति बने हैं और इनका जो कार्यकाल है 2012 से 2017। और प्रणब मुखर्जी के बाद अगले राष्ट्रपति बने हैं आपको रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद की अगर आप बात करेंगे तो जो रामनाथ कोविंद है इनका कार्यकाल है 2017 से लेकर के 2022। और रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण और दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसके बाद आपको 15वीं क्रम संख्या से 15वीं राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है इनका कार्यकाल है 2022 से लेकर के अब तक। जो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। और यह राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी और इनका संबंध ओडिशा राज्य से रहा है। ओडिशा राज्य से जो है आपको इनका संबंध रहा है। यही सब लोग अभी तक के इतिहास में भारत के राष्ट्रपति जो है आपको बने हैं। तो अब इसमें जो है जो महत्वपूर्ण तथ्य सब इन राष्ट्रपतियों के विषय में हमने आपको बतलाया है, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां पर हम लोग याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। देश के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल, लगातार 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीते हैं? पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ है? 1952। पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ है? देश के एकमात्र दार्शनिक राष्ट्रपति, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल, पद पर रहते हुए कितने राष्ट्रपतियों का निधन हुआ? कौन? देश के एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति, सबसे कम मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं, द्वितीय वरीयता के मत से चुनाव जीते हैं। क्लियर है ये बात? इसके बाद निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो अपने कार्यकाल के आधार पर अपनी आत्मकथा लिखा है? देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति। कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक बार फिर से, कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश के द्वितीय दलित राष्ट्रपति, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू क्रम संख्या से केमी राष्ट्रपति है। आगे राष्ट्रपति खत्म हो गया, आगे हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति है, तो अलग अलग अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति की चर्चा है। तो राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति की चर्चा अलग अलग अनुच्छेदों में, आगे अनुच्छेदों के तहत ही तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आगे अनुच्छेद में जो है आप जान लीजिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत में अगर देखा जाए तो आपको राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का पद है। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी एक संवैधानिक पद है। और उपराष्ट्रपति को संवैधानिक पद हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 63 यह कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह बात अनुच्छेद 63 कहता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64।
अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 64, यह बात कहता है अनुच्छेद 64। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। और एक बात जानिए, उपराष्ट्रपति का कोई खास काम नहीं है, बल्कि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम यही है राज्यसभा का सभापतित्व करना। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का सभापति करने के लिए ही उन्हें वेतन मिलता है, और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्हें वेतन मिलता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति की अगर आप बात करेंगे तो जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य, लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति करता है। मतलब राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते। सामान्य तौर पर लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सदनों की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का सदस्य ही करता है, विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा का सदस्य ही करता है, विधान परिषद की अध्यक्षता विधान परिषद का सदस्य ही करता है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। राज्यसभा का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य होते नहीं है, राज्यसभा के सदस्य होते नहीं है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है आपको अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 65 है, अनुच्छेद 65 क्या कहता है आप समझिएगा। अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। मतलब अगर मान लिया जाए द्रौपदी मुर्मू का पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, और जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे, जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे, जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। यही बात है। बिहार एसआई का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65। और एक बात यहां पर और आप जानिए कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है तो उस अवधि के दौरान राष्ट्रपति को जो सुख सुविधा और वेतन मिलता है वही वेतन उपराष्ट्रपति को भी मिलता है, वही वेतन उपराष्ट्रपति को भी मिलता है। और उस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेगा। एक बार में एक ही पद के कर्तव्यों का निर्वहन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, दो पदों के कर्तव्यों का निर्वहन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आपको जो अनुच्छेद 65 है यह कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। इतना बात याद हुआ? आइए इतना याद करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, राष्ट्रपति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद आए कौन है? उपराष्ट्रपति का पद कौन देश से लिया गया? कौन देश से लिया गया? आए अमेरिका। कंफर्म है? सही में? अच्छा तब तो ठीक है। आगे बताइए, कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आए कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आए अनुच्छेद कौन अनुच्छेद कहता उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? आए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं ना। लेकिन फिर भी वह राज्यसभा का सभापति तो करता है। आए मतलब क्या राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापति तो उसके सदस्य नहीं करते हैं ना? तो कौन ऐसा सदन है जिसका सभापति तो उसके सदस्य नहीं करते हैं? आए कौन ऐसा सदन है जिसका सभापति तो उसके सदस्य नहीं करते हैं? कौन ऐसा सदन है जिसका सभापति तो उसके सदस्य नहीं करते हैं? आए राज्यसभा ना। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। कौन अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे? आए अच्छा, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे वेतन भत्ता सुख सुविधा राष्ट्रपति के अनुकूल ही ना मिलता है। आए राष्ट्रपति के अनुकूल मिलता है ना। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है तो क्या उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा का सभापतित्व भी करेगा? नहीं ना। उस अवधि के दौरान राज्यसभा का सभापति तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति। क्लियर है बात?
इसके बाद आगे आइए। आगे है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 देखिए, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है, अनुच्छेद 66 हमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में सभी प्रकार की जानकारी हमें अनुच्छेद 66 देता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में सभी प्रकार की जानकारी हमें अनुच्छेद 66 देता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में या निर्वाचन के विषय में, उपराष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन के विषय में सभी प्रकार की जानकारी हमें अनुच्छेद 66 देता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर हम लोग देखें तो समझिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी उसी तरीका से होता है जिस तरीका से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही होता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा में निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा में निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। इसके अलावा कोई भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कुछ निर्धारित योग्यता है, जैसे भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जमानत की राशि 15,000 रुपया होती है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। और एक बात जानिए, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है पहली बार और दूसरी बार, उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो पहली बार 1952 में हुआ था वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के तहत हुआ था। और दूसरी बार उपराष्ट्रपति का चुनाव 1957 में हुआ, वह चुनाव भी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के तहत हुआ। लेकिन आगे चलकर 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में परिवर्तन किए गए और यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अब संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के जरिए नहीं होगा, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होगा। और तब से लेकर आज तक उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत ही होते हुए आए हैं। यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में हुआ। इसके बाद अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 67 है, यह अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है। और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। समझ गए? अब देखिएगा आप, इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 68। यह अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने यानी पद खाली होने के विषय में बतलाता है। यह अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने यानी पद खाली होने के विषय में बतलाता है। और यही अनुच्छेद यह कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नया चुनाव होना जरूरी है। 6 माह के भीतर नया चुनाव होना जो है आपको जरूरी है। और अब सवाल यह उठता है कि उपराष्ट्रपति का पद किन किन स्थितियों में रिक्त होता है। तो पहला, अगर उपराष्ट्रपति का पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है तब। दूसरा, अगर वह त्यागपत्र दे देता है। तीसरा, अगर उसे पद से हटा दिया जाता है। अब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। और इसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की शुरुआत करता है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा करता है। और उस प्रक्रिया से लोकसभा को सिर्फ सहमत होना होता है। अगर राज्यसभा प्रक्रिया की शुरुआत किया और राज्यसभा ने उसे साधारण बहुमत से पारित कर दिया और वह लोकसभा के पास गया और लोकसभा सहमत हो गया तो उपराष्ट्रपति को पद से हटना होगा। आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति को इस प्रक्रिया द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। परीक्षा के लिहाज से सिर्फ इस बात को याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है राज्यसभा। इस बात को परीक्षा के लिहाज से याद रखना है। समझ गए? इसके बाद अनुच्छेद 68 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 69 है, यह अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बतलाता है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बतलाता है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बतलाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 69 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। यहां तक बात याद हुआ? अब आइए पहले यहां तक चीजों को याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे आइए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद
66 ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ? 1900। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ है? 1900। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत हुए? 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1900। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुए? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत हुए? चलिए आगे बताइएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसके अलावा कोई भाग लेता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के। इसके अलावा कोई भाग लेता है? नहीं ना भाग लेता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी होती है? 15,000 ना। कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक? 20 प्रस्तावक। और इसके बाद आगे बताइएगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष ना। आगे बताइएगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? राज्य। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद? और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने माह के भीतर चुनाव होना चाहिए? कितने माह के भीतर? और पद रिक्त उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। ये बात कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद कहता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन सदन करता है? कौन सदन करता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन सदन करता है? कौन सदन करता है? उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ना। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। आगे आइए। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। देखिए अनुच्छेद 70 क्या कहता है, इस बात को आप समझिएगा। अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। और अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों पद रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। पहली बात यह। दूसरी बात यह, अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करेंगे? तो तब राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और आज तक सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किए हैं। 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट के उस समय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने लगभग 1 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। याद रखिएगा आप इस बात को। बताइए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के। अगली बात, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 71 क्या कहता है, इसको आप समझिएगा। अनुच्छेद 71 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करेगा भारत का सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 की हम बात करें तो अनुच्छेद 71 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। तो पहली बात तो यही कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और दूसरी बात यह कि इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 71 में। समझ में आया? याद कीजिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बात कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद। क्लियर है?
यहां तक बात याद हो गया? जिनके पास संस्थान का नोट होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पढ़ लीजिएगा, या नोट नहीं होगा तो आप जो है कोई भी बुक, लुसेंट, क्राउन, घटना चक्र, कोई भी बुक लेकर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पढ़ लीजिएगा। पढ़िएगा ना? देखिए आप लोग टेस्ट में सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से भारी दिक्कत है, तो हम टेस्ट बंद कर देंगे ऐसे में। तो आप हमसे प्रॉमिस कीजिए टेस्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन याद कीजिएगा। मां कसम खाइए। खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए सब है, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए सब। आइए ऐसे पकड़िए, आइए पकड़िए, सोसी पकड़िए, अपना सोसी पकड़िए, ऐसे पकड़िए। जो नहीं पकड़िएगा उसका रिजल्ट नहीं होगा, इसी वजह से फटाक से सोसी पकड़िए अपना, ठीक है? पकड़िए, जोर से नहीं दबना है, मरना ना है, जिंदा रहना है, सब पकड़िए। अरे एक बात बताइए, रिजल्ट होगा आपका, नहीं होगा आपका। पैसा कमाइएगा आप, नहीं कमाइएगा आप। अच्छा जीवन जिएगा आप, नहीं जिएगा आप। हमारा जो काम है हम तो वो करेंगे, ठीक है? बिहार दरोगा वाला को सोसी पकड़वा करके हम शपथ दिलाते हैं, समझ गए? आप लोग को भी दिलवा रहे। आज के बाद से बिहार पुलिस का जो टेस्ट होगा उसका 100 क्वेश्चन आंसर के साथ ही साथ उसका डिस्कशन भी हम याद करेंगे, नहीं तो हमारा रिजल्ट नहीं होगा। बैठ जाइए। चलिए, तो आज इतना ही रहने दीजिए। कल सुनिए ना हीरो सब, टेस्ट 4 दिन रख देते हैं कि 3 दिन। अच्छा, सोमवार से 4 दिन करेंगे। अभी जैसे इस सप्ताह में चलना चलने दी। शनिवार को टेस्ट है ना, कल आपका क्लास है शाम में, और शनिवार को टेस्ट है, ठीक है? ठीक है, इस सप्ताह भर रहने दीजिए। कल आइएगा ना, कल बात करेंगे। अगले